हेलो सुजाता जी, गुड इवनिंग। चलो, तो आज हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखो जैसा कि आज वेंसडे आपका है, तो आज हम लोग अपने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, है ना। चलिए, गुड इवनिंग। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम लोग क्या करेंगे, आज के इस क्लास में करेंगे। अब देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारी एक क्लास इसके ऊपर क्या हो चुकी है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ना हमने डिटेलिंग किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है। जब हम लोग आईआर पढ़ते हैं, तो हमें ना अलग अलग बहुत सारे ना वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपके राज्य, राज, देश, इन सभी का क्या मतलब होता है ना। विदेश, भारतीय जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, कोई भी देश ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने स्थापित क्यों करते हैं, उनके पीछे की ना क्या सोच होती है, उन सभी को हमने अपने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे से क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आज हमारा जो क्लास होगा ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय विदेश नीति के बारे में, है ना। आज की जो हमारी क्लास होगी, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति के बारे में, है ना। भारतीय विदेश नीति। अब जाहिर सी बात है ना, अगर हम लोग क्या करें ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर स्थापित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, विदेश के साथ हमारे जो संबंध बन रहे हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ नीतियां होनी चाहिए, हमारे कुछ पॉलिसीज होने चाहिए। तो उन्हीं पॉलिसीज को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में, है ना। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की ना फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसी रही है, उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर आज की इस क्लास में इन डिटेल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब जब विदेश नीति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये विदेश नीति की जब आप बात करो, तो ऐसा नहीं कि विदेश नीति आपको आज देखने को मिल रही है। जैसे अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी, तो आपने देखो पढ़ा होगा ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या होते थे, वहां के लोग व्यापार नहीं करते थे, उनका व्यापार क्या होता था, मेसोपोटामिया से होता था। प्राचीन भारत की हम लोग बात करें मौर्योत्तर काल में, वहां पर भी अलग अलग देशों से क्या होता था, हमारा व्यापार हमारे होते थे। तो जाहिर सी बात है ना, वहां पर उनकी कुछ नीतियां रही होंगी, तो हमने उन सभी नीतियों को कहीं ना कहीं क्या किया है, समझा है, और उससे हमने क्या किया है, करेंटली अपने पॉलिसीज में उन चीजों को हमने एड ऑन किया है। तो आज हम लोग देखो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने क्लास के अंदर में, उसमें हम लोग देखो सबसे पहले बात करेंगे ना, विदेश नीति का हम लोग अर्थ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो विदेश नीति की हम लोग बात कर रहे हैं, इस विदेश नीति का आपका अर्थ क्या होता है, अर्थ, एवं हम लोग समझेंगे कि विदेश नीति की हमारी प्रकृति कैसी है ना। अर्थ हम लोग समझेंगे, एंड अर्थ के अलावा हम लोग विदेश नीति की प्रकृति की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे विदेश नीति के इतिहास के बारे में, है ना। विदेश नीति के हम लोग इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, है ना। निर्धारक तत्व हम लोग बात करेंगे कौन कौन, जिसमें दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक होते हैं आपके आंतरिक कारक और एक होते हैं आपके बाह्य कारक। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे विदेश नीति निर्माण की प्रमुख विशेषताएं हमारी क्या क्या है ना। जब हम बात करेंगे विदेश नीति निर्माण की, तो विदेश नीति निर्माण, है ना, विदेश नीति निर्माण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं नहीं, विशेष संस्थाएं की बात कर लो, यानी कि कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं, कौन कौन से ना आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि विदेश नीति को हमारे क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि इंडिया के ना फॉरेन पॉलिसी को आपके बनाते हैं, उनको हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे जब विदेश नीति की आप बात कर रहे हो, तो हमारी विदेश नीति कितनी सफल है ना, उसकी सफलता है नहीं है कितनी, उसको समझेंगे। और अंतिम हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो विदेश नीतियां हैं, उनकी कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों के बारे में हम लोग समझेंगे, और हम अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकते हैं कि हमारी जो विदेश नीति है, वो और भी क्या हो सके, बेहतर हो सके। तो उन सुझावों को भी हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुल इतने आपके टॉपिक्स हैं जो कि हमें क्या करने, विदेश नीति के अंतर्गत
हमें कवर करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विदेश नीति के अर्थ के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे विदेश नीति का अर्थ होता क्या है ना, विदेश नीति का क्या मतलब है। ठीक है ना, साउंड वगैरह क्लियर अच्छे से आ रही है ना, सबको बताएंगे एक बार। देखो विदेश नीति की हम लोग जब बात करें तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ऐसे सिद्धांत, चलिए वेरी गुड, आवाज आ रही है। चलो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखो बात करेंगे ऐसे सिद्धांत। ठीक है, विदेश नीति के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, तो कुछ हमारे ना सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत कहने की मतलब हम लोग बात करो तो हमारे कुछ क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं हमारे, कुछ ऐसे हित होते हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिद्धांतों एवं हितों और उद्देश्यों, ठीक है ना। तो ऐसे सिद्धांतों एवं हितों और उद्देश्यों का क्या होता है, आपका एक समूह होता है ना। क्या होगा, तो उद्देश्यों का समूह है, जिनके माध्यम से, है ना, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जिनके माध्यम से, है ना, एक राष्ट्र, है ना, जिनके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, है ना, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ क्या करेगा, तो वो अपने संबंध स्थापित करता है ना, के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन चीजों को समझना है कि जब हम लोग बात करने वाले हैं विदेश नीति के बारे में। देखो विदेश नीति का सिंपल मतलब है, जब हम लोग विदेश नीति बनाते हैं ना, तो विदेश नीति के अंदर हमारे क्या होते हैं, तो कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं, कुछ हमारे हित होते हैं। तो वो सिद्धांत हमारे हित होते हैं और साथ ही हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। अब जाहिर सी बात है ना, हम लोग किसी अन्य देश से संबंध बना रहे हैं, तो उसके पीछे का हमारा कुछ ना कुछ क्या होगा, मकसद होगा, हमारे कुछ उद्देश्य होंगे। तो उन्हीं चीजों का आपका समूह होता है, जिसके जरिए क्या करते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अर्थ क्लियर होगा, बताते हुए चलोगे आप मुझे, है ना। विदेश नीति का मतलब क्या हुआ, है ना, विदेश नीति का अर्थ क्या आपको क्लियर होगा, बताएंगे एक बार। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे विदेश नीति के प्रकृति के बारे में, है ना। हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि विदेश नीति जो हमारी है, इसकी प्रकृति क्या होती है। अब देखो, मैं अगर आप प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें ना, तो विदेश नीति की दो प्रकृति होती है, दो तरह की प्रकृति होती है विदेश नीति की। एक तो कैसी होगी आपकी, सकारात्मक प्रकृति, है ना। और दूसरी हम लोग बात करेंगे जो कि होती है आपकी नकारात्मक प्रकृति, है ना। दूसरी हो जाएगी आपकी नकारात्मक प्रकृति। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें आपसे सकारात्मक प्रकृति के बारे में। देखो सकारात्मक जब प्रकृति की हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझना। देखो जब एक देश क्या कर रहे हैं ना, दूसरे देश के साथ में अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप जिसके साथ अपने संबंध स्थापित कर रहे हो, जिस देश के साथ, आप उसको प्रभावित कर दो, या फिर वो क्या कर दे, वो देश आप ही को प्रभावित कर दे। ये दो चीजें हो सकती हैं आपकी। तो देखो सकारात्मक जब प्रकृति की ना बात आती है, तो यहाँ पर आप समझोगे, जब दूसरे राष्ट्र, जब आप, है ना, जब आप दूसरे राष्ट्र, ठीक है, जब आप दूसरे राष्ट्र को
प्रभावित कर अपने हित को, है ना, अपने हित पोषित करें, है ना, अपने हित पोषित करें। अर्थात हम लोग क्या समझे इसका, देखो सिंपल मतलब यहाँ पर, इसका एक सिंपल मतलब आपको बोला जा रहा है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें कि जब आप क्या करते हैं, जब आप दूसरे राष्ट्र को प्रभावित, है ना, जब आप दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करेंगे, है ना, जब आप दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करेंगे तो क्या होगी आपकी विदेश नीति की, है ना, विदेश नीति की क्या हो जाएगी, सकारात्मक प्रकृति होगी, है ना, विदेश नीति की प्रकृति कैसी होगी आपकी, सकारात्मक होगी, है ना, सकारात्मक होगी। ठीक है, तो सकारात्मक प्रकृति हमने समझा। अब यहां से हम लोग बात करेंगे विदेश नीति के नकारात्मक प्रकृति की, है ना, कि जब विदेश नीति के नकारात्मक प्रकृति का मतलब क्या होता है ना, उससे हम लोग क्या समझेंगे। देखो, जब आप बात कर रहे हो नकारात्मक प्रकृति के बारे में, इसका देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जब आपके हित क्या होंगे, प्रभावित होंगे, है ना, लिखोगे आप, जब आपके हित, है ना, जब आपके हित प्रभावित हो जाए, है ना, जब आपके हित प्रभावित हो जाएं, अर्थात तो क्या होगी आपकी, तो नकारात्मक, है ना, तो नकारात्मक प्रकृति होगी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर समझी कि विदेश नीति क्या होता है, उसका हमने अर्थ समझा। इसके अलावा हमने बात की विदेश नीति की प्रकृति की। तो हमने यहाँ पर बात की कि विदेश नीति की ना दो तरह की प्रकृति होती है, एक आपकी सकारात्मक प्रकृति होती है और दूसरी आपकी नकारात्मक प्रकृति होती है। सकारात्मक प्रकृति में हमने देखा कि जब हम क्या करेंगे, दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करके अपने हित को पूरा कर लेंगे तो हमारा सकारात्मक प्रकृति होगा, और जब दूसरे राष्ट्र हमें प्रभावित कर लेंगे, हमारे हित को प्रभावित कर लेंगे, तो वो क्या होगा, आपका नकारात्मक प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे सिंपल समझना, एक बहुत ही मेजर सिंपल पॉइंट समझना कि जैसे आप किसी जब दूसरे देश से संबंध बना रहे हो तो उस देश से आपको अगर फायदा हो रहा है तो सकारात्मक प्रकृति है, लेकिन उस देश के साथ संबंध स्थापित करके आपको फायदा न हो करके उस देश को ही फायदा हो रहा है, तब वो क्या हो जाएगी, आपकी नकारात्मक प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है, बताएंगे एक बार सुजाता जी, अर्थ और प्रकृति क्लियर है आपको भारतीय विदेश नीति का, बताएंगे एक बार फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। अच्छा, बीच में जैसे अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो माइक को अनम्यूट करके आप ना पूछ भी सकते हो। चलो यहाँ तक हमने समझ ली। अब देखो हम लोग ना बात करने वाले हैं विदेश नीति के इतिहास के बारे में। ठीक है, अब देखो जो हमने पहले मैंने आपको बताया कि हम आज जो विदेश नीति बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आज हमने बनानी सीखी है, इसका इतिहास भी रहा है। जैसे हमने बात भी की कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाओ, वहां पर भी विदेशों में हमारे व्यापार हुआ करते थे। प्राचीन भारत में आप देखोगे वहां भी व्यापार हो रहे थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ में। तो जाहिर सी बात है ना, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ नीतियां उनको देखने को मिलेंगी। तो
उन्हीं नीतियों से भी हमने क्या किया, अपने विदेश नीति में बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। ठीक है, तो जब विदेश नीति के हम लोग इतिहास की बात करें, है ना, यहां से हम लोग समझते हैं विदेश नीति का इतिहास। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं अभी विदेश नीति के इतिहास के बारे में, है ना। आखिर इसका इतिहास कैसा रहा है, उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्राचीन काल की जब आप बात करते हो ना, तो प्राचीन काल से ही हमारी विदेश नीति कैसी रही है, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही हमारी विदेश नीति में, है ना, प्राचीन काल से ही हमारी विदेश नीति में आदर्शवादी तत्व हैं। कैसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं, तो आदर्शवादी तत्व हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखो, बात कर लोगे गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने क्या दिया, तो जब गौतम बुद्ध की हम लोग बात करें तो इनसे हमें क्या मिला, तो आप बात करोगे शांतिपूर्ण, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बारे में, है ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हमने लिया उनसे। अशोक के बारे में हम लोग बात करें, अशोक की नीति कैसी रही थी, विदेश नीति। अशोक ने सिंपली क्या बोला, उसने हमें अहिंसा के बारे में बताया, है ना। अहिंसा के अलावा उन्होंने और हमें क्या दिया, अहिंसा तो था ही उनका एक नीति में, इसके अलावा यथार्थ था, क्या था, तो अहिंसा के अलावा उनकी नीति में आपको क्या देखने को मिलेगा, यथार्थ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ना, हम लोग आगे क्या करते समझते हैं। अब इसमें हम लोग गांधी जी के विचार तो हम लोग लेंगे ही लेंगे। तो जब आप ना गांधी के विचार इसमें जोड़ देते हो, ठीक है ना, जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, गांधी के विचार को डाला जाए, तो गांधी के विचार कैसे थे आप बता सकते हो, है ना। गांधी के जो विचार कैसे थे, मित्रता के विचार थे उनके, है ना, मित्रता के उनके विचार रहे। सहयोग के विचार थे उनके, कि हमें अपने से कमजोर मुल्कों का सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा शांति की इन्होंने बात की, है ना। शांति के अलावा इन्होंने और क्या बोला, विश्व बंधुत्व की बात की, है ना, विश्व बंधुत्व की इन्होंने भी बात की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका रहा आपका अहिंसा, इन्होंने इसकी तो बात की ही आपकी। तो क्या आज वर्तमान समय में अगर आप देखते हो, तो हमने यहाँ पर जो भी इनकी नीतियां देखी हैं, चाहे आप गौतम बुद्ध की बात करो, अशोक की बात करो, अहिंसा यथार्थ की नीति की, या फिर आप गांधी के विचार देखते हो जिसमें आपकी मित्रता, सहयोग, शांति, विश्व बंधुत्व और अहिंसा देखने को मिलते हैं। क्या ये विचार हमारे विदेश नीति में आज मौजूदा समय में आपको देखने को मिलते, नहीं मिलते? कि आज भी हमने क्या किया है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमने अपनाई है। यानी कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, तो पहला आक्रमण हमारा किसी दूसरे देश पर आज भी नहीं होता है ना। अगर कोई देश हम पर हमला करे, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने आज भी क्या किया है, अपने विदेश नीति में वर्तमान में भी हमने इन चीजों को जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके अलावा। अब देखो, गांधी के हमने विचार देखे, तो इसी विचारों के तहत हमने क्या लिया, तो आप सिंपली यहाँ पर मेंशन कर लोगे इसको, और आप बोलोगे ना क्या यहाँ पर, इन विचारों के तहत क्या होगा आपका, इन विचारों के तहत
है ना, इन विचारों के तहत पहला आक्रमण नहीं, है ना, इन विचारों के तहत पहला आक्रमण नहीं। यानी कि जो हमारे विचार रहे हैं, इन विचारों के तहत हमने कभी भी क्या किया है, किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है ना। इसके अलावा हमने बात की है साधे के साथ साधन की पवित्रता पर हमने क्या दिया है, बल दिया है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रिकॉल करके रखना है, समझते हुए चलना है। अब देखो, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ना यथार्थवाद की। ठीक है, यथार्थवाद की हम लोग क्या करेंगे ना, बात करेंगे। अब इस यथार्थवाद आप इसको हम लोग क्या जानते हैं, तो चाणक्य नीति के नाम से भी हम लोग इसको समझेंगे, है ना। कौन सी नीति आपकी, तो चाणक्य नीति, है ना। क्या बात करेंगे हम लोग, चाणक्य नीति हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं। देखो, चाणक्य नीति मतलब कूटनीति की यहाँ पर बात है ना। तो कूटनीति वगैरह भी हमारे विदेश नीति में शामिल है। तो यहाँ पर आप समझेंगे, बोला गया आपका किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है ना। यथार्थवाद की जब आप बात करते हो तो आप सिंपली लिखोगे किसी भी देश को, है ना, सुरक्षित रखने के लिए ठीक है ना, किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि देखो, अगर आपकी कूटनीति अच्छी है तो आपका देश क्या रहेगा, काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अब यहां से एक बात आती है कि जब शक्ति की बात की जाए, है ना, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो जब हम ना यहाँ से बात करते हैं शक्ति के बारे में, तो एक क्वेश्चन आता है कि जो शक्तियों की बात की जाए तो हमें समझना है कि कैसी शक्ति की बात की जानी चाहिए, है ना, शक्ति आपकी कैसी होनी चाहिए। इन चीजों को हमें क्या करना है, समझना है। तो जब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग शक्ति की, है ना, जब शक्ति की बात की जाएगी तो पॉइंट पहला देखो बनेगा क्वेश्चन आपका एक, कि शक्ति कैसी होनी चाहिए, है ना, शक्ति कैसी हो, है ना। अब शक्ति कैसी हो में एक पॉइंट आप समझना। देखो, शक्ति कहने का मतलब सिर्फ सैनिक शक्ति से नहीं होता है ना। सिर्फ सैनिक शक्ति की हम लोग बात नहीं कर रहे। शक्तियां ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे राष्ट्र को क्या कर सके, प्रभावित करे। हमारे अंदर ये कला होनी चाहिए कि हम लोग दूसरे राष्ट्र को भी क्या कर ले, प्रभावित कर ले। तो शक्ति की जब यहाँ पर बात करें तो शक्ति आपकी कैसी होनी चाहिए, तो शक्ति के बारे में आप यहाँ पर समझना। तो बोला गया आपका केवल सैनिक शक्ति नहीं, है ना, केवल आपका क्या, तो केवल सैनिक शक्ति नहीं, है ना, केवल सैनिक शक्ति नहीं, है ना, केवल आपका सैनिक शक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि, है ना, बल्कि दूसरे राष्ट्र को, है ना, बल्कि दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की कला, है ना, बल्कि दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की कला होनी चाहिए ना, दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की कला। यानी कि सिर्फ सैन्य शक्ति होने से कुछ नहीं होगा। सैन्य शक्ति होना देखो अच्छी बात है, लेकिन आप में वो कला होनी चाहिए। कूटनीति की हम लोग बात करते हैं तो बिना सैनिक के भी आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे देश को प्रभावित कर दो। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, ये कला होनी चाहिए। ठीक है।
तो केवल सैनिक शक्ति की बात यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि ऐसी शक्ति की बात की जा रही है जो दूसरे राष्ट्र को हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो प्रभावित करने की कला होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या किया गया, आपका इन चीजों के बारे में समझाया गया। अब यहाँ से ना बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट होता है आपका बलशाली बनाम, है ना। कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका बलशाली बनाम शक्तिशाली, है ना। हम लोग यहाँ पर समझेंगे बलशाली बनाम शक्तिशाली। इसका देखो ना क्या मतलब है कि जब आप बात कर रहे हो बलशाली बनाम शक्तिशाली, तो इसका आपका ना क्या मतलब है, इसका हम लोग मतलब क्या समझे, क्या ये दोनों अलग अलग है या दोनों डिफरेंट है। इन्हीं चीजों को आप क्या करोगे, यहाँ पर समझोगे। देखो बलशाली शक्तिशाली में क्या बोला गया है, जैसे आप देखो ना महात्मा गांधी का एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो गांधी जी के बारे में आपने देखा होगा, गांधी जी को अपने फोटो वगैरह में देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा गांधी जी कैसे थे। तो जब तौर पर कैसे थे, तो जब महात्मा गांधी की आप बात करोगे तो वो क्या थे आपके, शारीरिक तौर पर क्या थे आपके, है ना। महात्मा गांधी शारीरिक तौर पर क्या थे, बलशाली नहीं थे ना, शारीरिक तौर पर बलशाली, है ना, शारीरिक तौर पर बलशाली नहीं थे, है ना। आपने देखा होगा उनका पिक्चर ना, काफी पतले दुबले थे, लेकिन इसके बाद भी क्या था, फिर भी वो क्या थे आपके, शक्तिशाली थे, है ना। शारीरिक तौर पर वो बलशाली नहीं थे, फिर भी हम लोग बात करते हैं कैसे थे वो, फिर भी शक्तिशाली थे, है ना। फिर भी कैसे थे महात्मा गांधी, तो शारीरिक तौर पर बलशाली नहीं थे, फिर भी वो शक्तिशाली थे, है ना। एक इम्पोर्टेंट था। अब इन्हीं चीजों को ना मैं आपको समझाता हूँ, समझना, ठीक है ना। आवाज आ रही है, सुजाता जी बताएंगे एक बार, है ना। आवाज वगैरह क्लियर है आपको ना, अभी बताएंगे एक बार, ठीक है। साउंड वगैरह क्लियर है, आ रही आवाज आपको, बताओगे एक बार। चलो क्लियर है। चलो अब यहाँ पर ना हम लोग देखो, अब एग्जाम्पल देते हैं। देखो जब महात्मा गांधी के बारे में बोला गया, तो महात्मा गांधी देखो शारीरिक तौर पर ना बिल्कुल पतले दुबले थे, यानी कि बलशाली, उन्हें शारीरिक ताकत क्या थी उनके अंदर नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी क्या थे, वो काफी शक्तिशाली थे। शक्तिशाली कहने का मतलब है ना, देखो पतले दुबले होने के बाद भी क्या थे, वो अंग्रेजों को प्रभावित कर लेते थे। कोई भी उनकी, है ना, कितने लोगों को देखो, वो कितने लोगों को प्रभावित कर रहे थे, जिस कारण से उनका आंदोलन आपको देखने को मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहा आपका, यानी कि सिंपल, देखो देश कमजोर हो तो चलेगा, कोई बहुत मतलब उतना नहीं, लेकिन देश ऐसा होना चाहिए ना, उसके अंदर इस बात की कला होनी चाहिए कि वो दूसरे राष्ट्र को क्या कर सके, आपका प्रभावित कर सके, है ना। देश के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी, इस तरह की कला आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट आता है बलशाली बनाम शक्तिशाली का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होंगे, आपको बताओगे एक बार, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब देखो आगे हम लोग ना एक पॉइंट पे बात करते हैं कि देखो एक पॉइंट आता है, अब पॉइंट समझना थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो होता क्या है आपका ना कि चाणक्य की नीति कैसी थी, देखो चाणक्य की नीति की हम लोग बात करें, तो चाणक्य की नीति जो थी आपकी कैसी थी, एक आप सिंपली बात करो, ये यथार्थ की नीति थी, यानी कि कूटनीति की उनकी नीति थी। तो यहाँ पर एक बात बोला गया, स्टेटमेंट आप देखोगे, स्टेटमेंट क्या आता है आपका, तो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर समझेंगे
इसमें बोला गया आपका पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। पॉइंट क्या आएगा आपका, पवित्र लक्ष्य को, है ना, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। जब पवित्र लक्ष्य की बात करते हैं हम लोग, तो पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, आदर्श, ठीक है, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदर्श को क्या करना होगा आपके, तो यथार्थ में, है ना, आदर्श को यथार्थ में तब्दील करने की चेष्टा होनी चाहिए, है ना, तब्दील करने की, है ना, चेष्टा करते हैं, तब्दील करने की चेष्टा करते हैं। अब थोड़ा आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत होगी, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे 1962 का। देखो 1962 में क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा, जब 1962 की हम लोग बात करेंगे तो भारत चीन युद्ध होता है। 1962 में क्या होता है आपका, तो बात करें तो भारत चीन क्या होगा आपका, युद्ध होता है। और इस भारत चीन युद्ध में क्या होता है, तो भारत की क्या हो जाती है, हार हो जाती है ना। अब देखो होता क्या है, तो अब इस समय ना इन्हीं चीजों को समझना आदर्श और यथार्थ में। 1954 में क्या होता है, थोड़ा सा इसको अगर बैकग्राउंड हम लोग देख लें, बस 1 मिनट लगेगा हमें। देखो 1954 में क्या होता है, तो भारत और चीन, हेलो हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर है, चीजें बताएंगे एक बार, हेलो। चलिए साउंड वगैरह क्लियर है ना, बता देंगे एक बार, ठीक है, साउंड वगैरह क्लियर है तो टॉपिक क्लियर है, एक बार बताते हुए चलोगे, ठीक है ना, एक बार बता देंगे मैसेज करके कि साउंड वगैरह सब क्लियर है। देखो 1954 में होता है आपका, चलो देखो 1954 में क्या हो रहा है, तो हम लोग बात कर रहे हैं 1954 में ना भारत और चीन के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट आता है, पंचशील समझौता होता है, ठीक है, पंचशील समझौता होता है। तो हमने शांति की यहाँ पर बात की, हमने यहाँ पर क्या किया, शांति की बात की, आदर्श की हमने बात की, है ना, कि कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, है ना। तो हमने इन चीजों की बात की, लेकिन चीन ने हमें क्या दिया, धोखा दिया, और उसने 1962 में क्या किया, हम पर हमला कर दिया। तो इसके बाद होता क्या ना है कि नेहरू जी की काफी आलोचना होती है। इसके बाद में क्या होता है, तो भारत चीन युद्ध के बाद हमें देखने को मिलता है कि नेहरू जी की काफी आलोचना होती है ना, नेहरू की काफी आलोचना की गई है, नेहरू की काफी ज्यादा क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। तो नेहरू जी ने ना यहाँ पर एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया, उनका एक कथन आता है, नेहरू जी ने यहाँ पर आपका एक कथन दिया, और उन्होंने कथन में बोला कि आज का आदर्श, है ना, क्या उन्होंने बताया कि आज का जो हमारा ना आदर्श है, ठीक है, आज का आदर्श कल का क्या होगा, तो आज का आदर्श कल का यथार्थ होगा, है ना, आज का आदर्श कल का यथार्थ होगा। अब इसमें इसका मतलब क्या है, देखो अब पंचशील हमने समझौता किया, उस समय देखो हुआ क्या, तो हमारा देश तुरंत ही हमें आजादी मिली थी, कोई बहुत लंबा समय हुआ नहीं था, देश हमारा काफी गरीब था, बहुत सारी चुनौतियां हमारे देश के अंदर में थी।
तो जाहिर सी बात है ना, हम उस समय क्या करेंगे, तो जब आप उस समय की बात करोगे ना, तो उस समय आप कहीं भी क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके से अपनी सेना को मजबूत करने के बारे में ना सोचोगे। इसीलिए हमने क्या किया, शांति समझौता किया पंचशील का चीन के साथ में। तो हमारी नीतियां काफी सही रही, लेकिन चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। तो अब जब दोबारा ऐसा कुछ हुआ, या दोबारा जब हम संबंध अपने स्थापित करेंगे किसी भी देश के साथ में, एक पॉइंट ना मेरा हमेशा यहाँ पर रहेगा कि हम लोग इसकी पूरी तैयारी रखेंगे, सेना की तैयारी रखेंगे। इसी बात को उन्होंने लेकर के बोला नेहरू जी ने, कि आज का जो हमारा आदर्श है वो कल का क्या होगा, हमारा यथार्थ होगा। अतः जब फाइनल यहाँ पर कंक्लूजन आप बात करो, तो कंक्लूजन में हमारा क्या एक पॉइंट आएगा कि हाँ देखो, हमारी विदेश नीति यथार्थ पर आधारित है। आप कंक्लूजन यहाँ पर बोल सकते हो कि अतः, है ना, हमारी जो विदेश नीति है, क्या लिखेंगे हम लोग, हमारी विदेश नीति, है ना, हमारी विदेश नीति की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारी विदेश नीति इस पर आधारित है, तो यथार्थ पर आधारित है ना, यथार्थ पर आधारित है ना, हमारी विदेश नीति यथार्थ पर आधारित है। लेकिन लेकिन क्या बोला गया यहाँ पर, देखो विदेश नीति जो हमारी है यथार्थ पर आधारित तो है, लेकिन इसमें क्या है, यथार्थ का अर्थ, नहीं, यथार्थ का अर्थ यहाँ पर एक पॉइंट आया कि, लेकिन यथार्थ का जब हम लोग मतलब की बात करें, तो यथार्थ का अर्थ केवल सैनिक शक्ति नहीं है ना, यथार्थ का अर्थ केवल सैनिक शक्ति नहीं है ना। हमने पहले भी बात किया है कि सैनिक शक्ति के अलावा हमें क्या होना चाहिए, तो सैनिक शक्ति के अलावा भी जब हम लोग बात करते हैं, तो आप में वो कला होनी चाहिए कि जिस कला के जरिए आप दूसरे देश को क्या कर सको, प्रभावित कर सको। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है। अब इसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, तो आप आओगे अपने आधुनिक इतिहास में। तो आधुनिक इतिहास में जब हम अपने आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग वहां पर समझते हैं कि हम लोग कैसे थे, उपनिवेश थे, है ना, अंग्रेज हम पर क्या कर रहे थे, अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे थे। तो यहां से आप एक पॉइंट समझना, हमारा औपनिवेशिक जो अनुभव रहा है ना, हम अपनी बात करते हैं जब औपनिवेशिक अनुभव की, है ना, हमारा जो औपनिवेशिक अनुभव रहा है, उस अनुभव का भी उपयोग करके हमने क्या किया, अपनी नीतियां बनाई हैं विदेश की। इसमें दो तीन पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखो, जब आप ना औपनिवेशिक अनुभव की बात करते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा भारत करीब करीब कितने साल तक, आप एग्जैक्टली तो नहीं, करीब भी लिख लो आप, है ना, करीब हम लोग कितने रहे, तो करीब 200 साल, है ना, करीब 200 साल हम लोग क्या रहे भाई, गुलाम रहे, है ना। किसके गुलाम रहे, तो अंग्रेजों के हम लोग गुलाम रहे, करीब करीब आपके 200 साल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। अब जब हम लोग अपने, देखो, विदेश नीतियां अभी बनाते हैं, तो अभी जब हम अपनी ना विदेश नीतियां बनाते हैं, देखो एक लंबा गुलाम रहे हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वर्तमान में ना जो हमारी नीतियां होंगी, वर्तमान समय में ना हम लोग जो अपनी विदेश नीति बनाएंगे, तो विदेश नीति बना इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कुछ ऐसा बिल्कुल ना करें जिससे दोबारा हम लोग क्या बन जाए, गुलाम बन जाए, है ना। आप यहाँ पर लिखोगे, ऐसा कुछ ना करें, है ना, ऐसा कुछ ना करें, है ना, ऐसा कुछ ना करें कि दोबारा गुलाम बने,
इस बात का बहुत से ध्यान रखना अपनी विदेश नीतियां बना। है ना, ऐसी नीति निर्धारित करे कि ऐसी नीति निर्धारित करे कि संप्रभुता, ऐसी नीति निर्धारित करें कि संप्रभुता न जाए, यानी कि जो हमारी संप्रभुता है वो खत्म ना हो। हम लोग जब नीतियां निर्धारित करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे भाई। इसी से तय हुआ कि, और इसी से हमने भी एक बात को तय किया, है ना, जो हमारे अनुभव रहे गुलाम बनते समय, तो हमने एक बात समझा और इसी चीजों को देखते हुए हमने ये तय किया है, यानी कि भारत ने अपनी नीतियों में इस बात को तय किया कि आप लिखो, इसी से ये तय हुआ, है ना, इसी से ये तय हुआ कि हम, है ना, इसी से ये तय हुआ कि हम किसी को, है ना, किसी को उपनिवेश, है ना, किसी को उपनिवेश नहीं बनाएंगे, है ना। इसी को लेकर के हमने इस बात को भाई तय कर लिया है कि हम किसी को क्या करेंगे, अपना उपनिवेश नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट रहेगा। है ना, तो हमने इस बात का माना कि हम लोग कुछ ऐसी नीतियां बिल्कुल नहीं बनाएंगे जिससे दोबारा हम लोग गुलाम बन जाएं, और ऐसी नीति हम लोग निर्धारित नहीं करेंगे जिससे हमारी भाई संप्रभुता भी चली जाए। है ना, राखी सागर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, और इसी से हमने क्या किया, इस बात को तय किया है कि हम किसी को भी क्या करेंगे, अपना उपनिवेश नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बातें यहाँ पर तय हुई। अब देखो, उपनिवेश के दौरान तो हमने चीजों को समझा आपके। अब बात करेंगे ना हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, है ना, जब हम लोग बात करते हैं अपने राष्ट्रीय आंदोलन की, जब राष्ट्रीय आंदोलन चला, जब हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या चल रहे थे, आंदोलन हम लोग कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा रहा, क्या राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ प्रभाव है हमारी विदेश नीति में या नहीं, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकोगे? हेलो, अब साउंड क्लियर है, बताओगे एक बार? हेलो, साउंड क्लियर है, बताएंगे एक बार राखी जी? है ना, साउंड क्लियर है, एक बार बता देंगे आप लोग? ठीक है ना, साउंड तो क्लियर है यहाँ से। चलिए बताएंगे, साउंड क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलिए, साउंड क्लियर तो आ रही है, चलो ठीक है। देखो, जब राष्ट्रीय आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो आप देखो, आप एक ना माइक थोड़ा अपना चेक कर लो आप, है ना, अपने आप के शायद वहां पर आपका म्यूट वगैरह किया होगा आपका। ठीक है ना, एक बार उसको आप चेक कर लो राखी जी। अब देखो, जब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, काफी लंबा समय हमने क्या किया, आंदोलन किया है, तो उसका भी कुछ ना कुछ हमारा क्या रहा होगा भाई, प्रभाव रहा होगा। तो जैसे आप आंदोलन की बात करोगे तो अलग अलग विचारधारा के जो राजनेता थे, वो आंदोलन को क्या कर रहे थे आपके, है ना, लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का। तो यहाँ पर हम समझेंगे, है ना, कि सिद्धांत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, व्यक्ति व्यक्ति के सिद्धांत पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आप यहाँ से एक पॉइंट लिखना, पॉइंट आपका यहाँ पर ये बनेगा कि हम लोग यहाँ पर समझते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के अंदर, कि देखो विभिन्न विचारधाराओं ने आंदोलन को क्या किया, एकीकृत किया। है ना, आप सिंपली यहाँ पर समझना,
कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा था तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिले इस समय, विभिन्न विचारधाराओं की, है ना, विभिन्न विचारधाराओं ने, है ना, विभिन्न विचारधाराओं ने आंदोलन को, है ना, आंदोलन को क्या किया आपका, एकीकृत किया, है ना, विभिन्न विचारधाराओं ने आंदोलन को एकीकृत किया। यानी कि जब हम विदेश नीतियां बनाएंगे तो सिर्फ एक विचारधारा हमें वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग बहुत सारे विचारधाराएं आपको वहां पर क्या होंगी, देखने को मिलेंगी, है ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिस कारण से क्या होगा, आपकी विदेश नीति एक परिपक्व क्या होगी, बन करके हमारी तैयार होती है। ठीक है, अब देखना इसमें एक आप बात करोगे, देखो हम लोग यहाँ पर समझते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली समझोगे, अतः है ना, हम लोग बात करेंगे, अतः विदेश नीति में, है ना, अतः विदेश नीति में, है ना, हम लोग बात यहाँ पर करते विदेश नीति की तो हम लोग समझ रहे हैं, अतः विदेश नीति में भी किसी एक, है ना, अतः विदेश नीति में भी किसी एक विचार के, है ना, किसी एक विचार के, है ना, अतिवाद को, न किसी एक विचार के अतिवाद को स्वीकार नहीं किया जाता है ना, स्वीकार नहीं किया जाता है। इसमें क्या रखा जाता है, आप देखोगे सबके समन्वय, है ना, सबके समन्वय को ध्यान में रखा जाता है ना, सबके समन्वय को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि विभिन्न विचारों को हम लोग क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति को हम लोग क्या करते हैं, आपका निर्धारित करते हैं। अब इसमें थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में जब आप बात करोगे तो एग्जाम्पल में कैसे समझते हैं, तो आप यहाँ पर एक उदाहरण समझो, भारत को लेकर के हम लोग एक उदाहरण की बात यहाँ पर करते हैं। देखो उदाहरण में क्या आपको समझना है, तो आप बात करते हो अगर, तो अमेरिका एक तरफ, देखो हमारा जब भारत की बात करें तो देखो ना, पहले समझ लो आप यहाँ पर, फिर इसको हम लोग ना लिख के समझा दूंगा मैं आपको। देखो आप एक तरफ देखो अमेरिका, है ना, और एक तरफ हम बात करें अगर रूस की। अमेरिका कैसा है, तो अमेरिका के बारे में आप बात करोगे ना, तो अमेरिका कहीं ना कहीं कैसा है आपका, तो एक आपको ना उदारवादी राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है, तो अमेरिका के बारे में जब आप बात करते हो, अमेरिका आपका एक उदारवादी राष्ट्र है। आप अमेरिका की बात कर लो या आप क्या करते हो, यूरोप की बात करो, ये सभी कैसे हैं, आपके उदारवादी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ना जब आप बात करते हो चीन की, रूस की हम लोग बात करें तो आप रूस की बात कर लो या चीन की बात कर लो, ये सभी कैसे हैं आपके, तो ये सभी आपको जो देखने को मिलते हैं कैसे हैं, तो ये सभी समाजवादी हैं, है ना, कैसे हैं, तो ये सभी समाजवादी है। देखो तो हमारे कहीं ना कहीं विचार विभिन्न है,
है ना। तो विभिन्न विचारधाराओं को लेकर के हमने एकत्रित करके अपने क्या किया है, विदेश नीति को बनाया, जिस कारण से हमारे संबंध अमेरिका से भी बेहतर हैं, हमारे संबंध रूस से भी बेहतर हैं। क्योंकि जब हम अपने विदेश नीतियों को बनाते हैं तो विभिन्न विचारधाराओं को हम लोग क्या करते हैं, एकीकृत करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं का हम लोग क्या करते हैं, उनके समन्वय को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीतियां क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण के जरिए यहाँ पर समझेंगे। उदाहरण मैंने आपको समझाया, अब इसी को आपको क्या करना है, लिखना है। देखो लिखेंगे हम लोग क्या, तो एक तरफ आप लिखोगे यहाँ पर, एक तरफ अमेरिका, है ना, एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे, है ना, एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे उदारवादी, उदारवादी राष्ट्र के, है ना, उदारवादी राष्ट्र के साथ, राष्ट्रों के साथ संबंध, संबंधों के साथ साथ, है ना, संबंधों के साथ साथ चीन, क्यूबा, है ना, चीन क्यूबा रूस जैसे, है ना, चीन क्यूबा रूस जैसे समाजवादी राष्ट्रों के, समाजवादी राष्ट्रों के साथ भी बेहतर संबंध, है ना, बेहतर संबंध बनाने का प्रयास, है ना, बेहतर संबंध बनाने का प्रयास है हमारा, है ना। और बहुत हद तक हम लोग क्या हुए, अपने इस प्रयास में हम लोग कामयाब भी रहे हैं, है ना। तो उदाहरण हमने यहाँ पर क्या किया, इस चीज के हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में देखो हमने मिलने दो टॉपिक अपने कवर किए हैं, जिसमें देखो एक में हमने बात की थी आपके किसके बारे में, तो देखो मैंने आपको जो बताया था पहला आपका, जिसमें हमने क्या की है, तो हमने यहाँ पर बात की आपके विदेश नीति के अर्थ के बारे में, और दूसरा हमने समझा आपका कि विदेश नीति के अर्थ और प्रकृति को हमने समझा है ना। इसके अलावा दूसरा जो हमने टॉपिक आज समझा कि विदेश नीति का हमारा क्या इतिहास रहा है, उन चीजों को हमने क्या किया, आज के इस क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने समझने की कोशिश की है। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे निर्धारक तत्व की। यानी कि ना, जब आप बात कर रहे हो अपने विदेश नीति की, तो विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व रहे हैं आपके, उन तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि देखो जैसे दो चीज यहाँ पर पहले तो आप समझते जाओ, ठीक है ना। पहले सबसे पहले आप बताओगे कि आज जो हमारी क्लास हुई यहाँ तक में, आपके कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो एक बार मुझे बताएंगे, और क्लास आपको कैसी लगी है आप वो भी बताओगे। अब देखो अगली जो हमारी क्लास है, देखो अगली जो हमारी क्लास होगी ना, इसमें हम लोग बात करेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्व के बारे में। अब देखो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्लास में हमारे क्या टॉपिक होंगे। देखो अगला जो हमारा क्लास होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स हमारा नेक्स्ट वेंसडे को होगा, है ना, हमने कल डिस्कस भी किया हुआ इस इसको। देखो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्व के बारे में, है ना, विदेश नीति के निर्धारक तत्व के बारे में।
अब जब आप ना विदेश नीति के निर्धारक तत्व की बात करोगे, दो तत्व हैं या दो कारक हैं जिनके ऊपर विदेश नीति क्या होती है, निर्धारित होती है। पहला जिस आप कारक की बात कर पहला जिस तत्व की बात करोगे वो होता है आपका आंतरिक तत्व, है ना। पहला तत्व कैसा होता है, तो पहला तो हो जाएगा हमारा आंतरिक तत्व, और दूसरी हम लोग बात करते हैं वो होता है आपका बाह्य तत्व, है ना। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग विदेश नीति के निर्धारक तत्व की बात करेंगे कि उसके आंतरिक तत्व क्या हैं और बाह्य तत्व किस तरीके से विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, और वेंसडे को हम लोग फिर से अपना आईआर पढ़ेंगे सेम टाइम पे 6:30 से 7:30 के बीच में, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पर अपन एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। कितना हल्ला कर रहे हैं पढ़ावे घर